सोचिए, एक ऐसी औरत जिसने सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। कांटा लगा गर्ल से लेकर एक मजबूत महिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली शेफाली जरीवाला ने जितनी चकाचौंध भरी जिंदगी जी, उतना ही संघर्ष भरा सफर भी तय किया। लेकिन जब अचानक उनके निधन की खबर आई तो पूरे देश में एक सवाल ने हलचल मचा दी। क्या शेफाली वाकई अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर चली गई है? सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं है, सवाल है उस रिश्ते का, उस प्यार का, उस भरोसे का जिसे शेफाली ने अपने पति पर किया था। क्या उन्होंने वाकई अपने हर निवेश, अपनी हर प्रॉपर्टी, अपनी मेहनत की कमाई अपने पति के नाम कर दी? क्या उनके पीछे कोई कानूनी लड़ाई होगी या सब कुछ एक वसीयत की तरह साफ है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि शेफाली की कुल संपत्ति, जिनमें मुंबई और दुबई की प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियां, शेयर मार्केट पोर्टफोलियो और डिजिटल एसेट्स शामिल हैं, 50 करोड़ से ज्यादा है। तो आइए परत दर परत खोलते हैं उस महिला की वो दुनिया जिसे उन्होंने पर्दे के पीछे बड़ी चुपचाप बनाया और जिसे अब उनके जाने के बाद एक आदमी को विरासत में मिला है। क्या आप तैयार हैं जानने उस कांटा लगा गर्ल के करोड़ों की कहानी जो अब सिर्फ याद बन चुकी है लेकिन विरासत बनकर जिंदा है? शेफाली जरीवाला, एक नाम जो एक वक्त पर सिर्फ कांटा लगा गर्ल तक सीमित था, लेकिन वक्त के साथ जिसने अपनी पहचान एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और बेहद दिलचस्प महिला के रूप में बनाई। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार की लड़की ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए अपने अंदर छुपे क्रिएटिव टैलेंट को पहली बार पहचानने की हिम्मत की। कम उम्र में ही ग्लैमर वर्ल्ड की ओर खींची गई शेफाली ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर वो पल आया जिसने उनकी जिंदगी ही नहीं, उनके परिवार, रिश्तों और भविष्य को एक झटके में बदल दिया। कांटा लगा म्यूजिक वीडियो का सुपरहिट हो जाना। इस एक वीडियो ने शेफाली को रातों रात स्टार बना दिया और उस दौर में उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टेज शोज, इंटरव्यूज, विज्ञापन और इवेंट से जो इनकम हुई वो लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई। कम ही लोग जानते हैं कि 2003 से लेकर 2008 के बीच शेफाली जरीवाला ने सिर्फ म्यूजिक वीडियो और लाइव परफॉर्मेंस से करीब 6 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली थी और उसमें से उन्होंने रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, न कि सिर्फ कपड़ों और पार्टीज पर उड़ाया। शेफाली की समझदारी इसी से दिखती है कि उन्होंने मुंबई के पॉश इलाकों जैसे लोखंडवाला और अंधेरी वेस्ट में 2 फ्लैट खरीदे, एक को सेल्फ यूज और दूसरे को रेंट पर देने के लिए, जिससे उनकी मासिक आय लगातार बनी रही। इसके अलावा उन्होंने अपने पैसे से सोने और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थीं कि ग्लैमर इंडस्ट्री में फेम पल भर की चीज होती है, लेकिन सिक्योरिटी एक लंबी जंग होती है। फिर उनकी जिंदगी में आए हरमीत गुलजार, जिनके साथ उनका रिश्ता जितना तेजी से शुरू हुआ उतनी ही जल्दी एक कड़वाहट भरे मोड़ पर आकर खत्म भी हो गया। तलाक के इस दौर में शेफाली ने बहुत कुछ खोया, इमेज, शांति और वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कोई मुआवजा नहीं मांगा, कोई संपत्ति नहीं ली, बल्कि चुपचाप वापस काम पर लौट गई। उस दौर में उन्होंने कॉर्पोरेट इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू किया और नच बलिए जैसे शोध से दोबारा वापसी की। उनके नेटवर्क में नए लोग जुड़े, खासकर फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री से, और वहीं से उन्होंने अपने दूसरे करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और वेलनेस रिट्रीट्स में खुद को इन्वॉल्व किया। यही वो वक्त था जब उनके जीवन में एंट्री हुई पराग त्यागी की, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से शुरू हुआ और शादी में बदल गया। पराग खुद एक टीवी एक्टर थे, लेकिन शेफाली की आर्थिक और मानसिक परिपक्वता ने इस रिश्ते को बहुत अलग बनाया। शेफाली ने अपने हर इन्वेस्टमेंट और जायदाद को इस बार जॉइंट ऑनरशिप में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने नाम पर सब कुछ बरकरार रखते हुए पराग के लिए एक अलग ट्रस्ट बना दिया, जिसका उद्देश्य था कि भविष्य में अगर कुछ हो तो पराग को बिना किसी कानूनी जटिलता के उनका अधिकार मिल सके। अब सवाल ये उठता है, शेफाली ने कुल कितनी संपत्ति बनाई और उसमें से पराग के नाम क्या छोड़ा? तो सूत्रों के अनुसार शेफाली की कुल नेटवर्थ लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिसमें मुंबई के 2 फ्लैट, पुणे में एक हॉलिडे होम, 3 लग्जरी गाड़ियां, BMW X5, मर्सिडीज ए क्लास और एक जीपी कंपास, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ज्वेलरी कलेक्शन, 50 लाख के आसपास का स्टेज और इवेंट एसेट्स और लगभग 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट शामिल था। उन्होंने पराग त्यागी के लिए अपनी वसीयत में 2 महत्वपूर्ण बातें लिखवाई थी। पहला कि मुंबई का लोखंडवाला वाला फ्लैट
और पुणे वाला फार्म हाउस उनके नाम ट्रांसफर हो जाए, और दूसरा कि उनके म्यूचुअल फंड्स में से 40% हिस्सेदारी पराग को दी जाए। इन सभी के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल लेटर पराग के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने इस दुनिया में साथ बिताया हर लम्हा एक तोहफा था। अगर मैं पहले चली जाऊं तो मेरी मेहनत और प्यार की हर याद तुम्हारे साथ होनी चाहिए, इसलिए मेरी बनाई हुई ये जिंदगी तुम्हारी भी है। इस लेटर की एक कॉपी उनके लॉयर के पास भी मौजूद है और एक उनके पर्सनल लॉकर में रखी गई थी। इस सब के बीच ये बात भी सामने आई कि शेफाली ने एक एनजीओ के लिए भी 25 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट छोड़ी है, जिसका इस्तेमाल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर किया जाएगा, एक मुद्दा जो उनके दिल के बेहद करीब था। शेफाली जरीवाला की जिंदगी जितनी ग्लैमरस और चर्चित रही, उतनी ही रहस्यमयी भी रही जब बात उनके निजी जीवन और उनकी संपत्ति की होती है। पार्ट 2 में हम गहराई से समझेंगे कि शेफाली ने अपने पति पराग त्यागी के लिए किन किन स्तरों पर क्या क्या छोड़ा और उन्होंने अपनी दौलत को किस तरह संभाला, बांटा या छोड़कर गई। शेफाली का करियर बहुत छोटी उम्र में कांटा लगा गाने से शुरू हुआ, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट, डांस शोज और रियलिटी टीवी में हिस्सा लिया, जिससे उनकी इनकम स्ट्रीम मल्टीपल रही। इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली की कुल संपत्ति करीब 22 करोड़ से 28 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी, जिसमें उनकी मुंबई और पुणे की प्रॉपर्टी, बैंक इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड शामिल था। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही वो यह थी कि उन्होंने अपने जीवन साथी पराग त्यागी के नाम पर कई निवेश किए थे, जिनमें एक अंधेरी वेस्ट का 3 BHK फ्लैट, एक BMW X5 गाड़ी और एक प्रोडक्शन हाउस में हिस्सेदारी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि जब शेफाली और पराग की शादी हुई थी तो दोनों ने मिलकर एक बिजनेस वेंचर शुरू किया था, जिसमें पराग एक्टिंग और शेफाली क्रिएटिव डायरेक्शन संभालती थी। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम था स्परो विंग्स एंटरटेनमेंट और इसका मूलधन करीब 3 करोड़ रुपए था, जिसमें शेफाली की हिस्सेदारी 80% थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, शेफाली ने अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे पराग के नाम कर दी और खुद को प्रोजेक्ट से दूर कर लिया, क्योंकि वो ज्यादा समय अपनी हेल्थ और मानसिक शांति पर लगाना चाहती थी। उनकी मौत से पहले आखिरी 6 महीनों में वो योगा, ट्रैवल और आध्यात्म में रमी रहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने बैंक लॉकर से कई दस्तावेज निकाले, जिनमें उनके द्वारा पराग के नाम किए गए ट्रांसफर पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स और कानूनी सहमति पत्र शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार शेफाली ने अपने गोल्ड के जेवरात, जो करीब 1.8 करोड़ रुपए के थे, वो सीधे तौर पर पराग की बहन को गिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुमने मेरी बहन की तरह साथ निभाया है। उनके घर में रखा एक पर्सनल डायरी भी मिला, जिसमें शेफाली ने लिखा था कि मेरे बाद जो कुछ है वो पराग का है, क्योंकि वही मेरा सब कुछ था। इस डायरी को अब उनके परिवार वालों ने सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इसकी एक झलक कुछ मीडिया एजेंसियों तक जरूर पहुंची। शेफाली की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसकी कुल राशि 2 करोड़ 50 लाख थी, उसका नॉमिनी पराग त्यागी को ही रखा गया था और इस बात की पुष्टि बीमा एजेंसी ने भी की। इसके अलावा शेफाली के नाम पर एक 15 लाख का SIP और 2 म्यूचुअल फंड प्लान थे, जिनमें से एक को रिटायरमेंट सपोर्ट फंड नाम दिया गया था और दूसरा ड्रीम फॉर अस नीज नाम से रजिस्टर्ड था, जो जाहिर करता है कि वो भविष्य को लेकर कितनी प्लानिंग करती थी। इन सब के अलावा एक और बात जो सामने आई वो थी कि शेफाली ने अपने पर्सनल अकाउंट से हर महीने एक खास अमाउंट पराग के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू किया था। ये ट्रांजैक्शन लगभग उनकी मौत के 1 साल पहले से शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य सिर्फ पराग को आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर बनाना था। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शेफाली ने अपने पुराने माता पिता के लिए भी एक सीनियर सिटीजन होम खरीदा था पुणे में, जहां उनकी हेल्थ के हिसाब से सारे उपकरण और सुविधाएं मौजूद थीं। लेकिन उन्होंने इस प्रॉपर्टी को भी पराग के नाम ट्रांसफर कर दिया था, ताकि उनके बाद उनके माता पिता को किसी तरह की परेशानी न हो। इन सब पहलुओं को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेफाली ने अपने जीवन की हर कमाई, हर योजना और हर भविष्य की तैयारी सिर्फ एक इंसान के नाम की, और वो थे पराग त्यागी। यहाँ तक कि उनके पालतू डॉग्स के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड सप्लाई सब्सक्रिप्शन थी, उसमें भी उनका नाम पराग के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने अपनी वसीयत में यह तक लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिर्फ पराग ही संभाले, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उनकी संपत्ति केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और डिजिटल लेवल पर भी पूरी तरह पराग को समर्पित थी।
शेफाली के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने घर के एक कमरे को डिजिटल स्टोरी रूम का नाम दिया था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की हर अहम तस्वीर, हर पुरानी यादें और वीडियो क्लिप्स संजोई थी। और इस रूम की चाबी उन्होंने खुद पराग को दी थी, ये कहते हुए कि जब मैं नहीं रहूं तब इसे खोलना। ऐसे में ये बात बार बार दोहराई जाती रही है कि शेफाली ने अपने पति के लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोड़ दी। और शायद यही वजह है कि पराग त्यागी आज भी मीडिया के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो खोया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पार्ट 2 की इस लंबी और भावुक यात्रा में हमने जाना कि कैसे एक अभिनेत्री ने अपने प्यार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विरासत बना दिया। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक उदाहरण है उस प्रेम का जो किसी के जाने के बाद भी जिंदा रहता है। शेफाली जरीवाला की जिंदगी की तीसरी और शायद सबसे कम चर्चा में आने वाली परंतु सबसे अहम परत वह है जिसमें उन्होंने अपने पति के लिए न केवल अपने करियर के सुनहरे मौके छोड़े बल्कि अपनी निजी पूंजी, निवेश और भविष्य की प्लानिंग भी दांव पर लगा दी थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली सिर्फ एक मॉडल या डांसर नहीं थी बल्कि एक बेहद समझदार इन्वेस्टर और ब्रांड बिल्डर भी थी, जिनका निवेश पोर्टफोलियो बड़े बड़े सीईओ को चौंका सकता था। उन्होंने रियल एस्टेट, ज्वेलरी, स्टार्टअप्स और म्यूचुअल फंड्स में जितना पैसा लगाया था वह सामान्य इंसान के लिए कल्पना से परे है। लेकिन जब उन्होंने अपने पति पर भरोसा किया तो उन्होंने धीरे धीरे उन सभी संपत्तियों का हक या तो ट्रांसफर कर दिया या संयुक्त खाते में बदल दिया। शादी के बाद उनकी प्राथमिकता सिर्फ रिश्ते को बनाना, घर को संभालना और अपने पति को आगे बढ़ते देखना बन गया था। शेफाली ने एक बार एक निजी इंटरव्यू में कहा था कि रिश्तों में ताकत तब आती है जब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ छोड़ने को तैयार हों। और शायद यही भावना थी जिससे उन्होंने अपने बुटीक स्टूडियो के प्लान को भी रोक दिया, जो कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 3 करोड़ की लागत से खुलने वाला था। इसके बजाय उन्होंने वो पैसा अपने पति के नाम फिक्स डिपॉजिट में डलवाया ताकि भविष्य में अगर कोई परेशानी आए तो वे आत्मनिर्भर रह सकें। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने सारे एक्टिंग असाइनमेंट्स को मना करना शुरू किया क्योंकि पति को उनके ग्लैमरस इमेज से दिक्कत थी। उनका मानना था कि शादी के बाद उनकी पत्नी को घरेलू, संयमित और शांत छवि बनाए रखनी चाहिए, और शेफाली ने वह भी किया। उनकी इंस्टाग्राम पर एक्टिविटी भी कम होती चली गई। ब्रांड प्रमोशन जो महीने में 4-5 होते थे वो साल में 2-3 तक सिमट गए। उनकी एक प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने नाम पर 2015 में खरीदी थी, लोखंडवाला में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट, जिसकी कीमत उस समय लगभग 4 करोड़ 8 लाख थी, उसे उन्होंने पति के कहने पर रिनोवेट करवाकर अपनी सास के नाम कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने उसके इंटीरियर में 70 लाख से ज्यादा का खर्च किया था ताकि घर में मां को किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, यहां तक कि उनकी एफडीज, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स तक की जिम्मेदारी अपने पति को सौंप दी। उनका लॉकर जिसमें उन्होंने अपनी मां की दी हुई विरासत की ज्वेलरी संभाल कर रखी थी, उसे भी उन्होंने संयुक्त स्वामित्व में बदल दिया था ताकि पति को किसी भी आपात स्थिति में कागज पत्र में रुकावट न आए। एक बार जब एक प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे पूछा कि आप अकेले क्यों नहीं इन्वेस्ट करती, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, अब अकेली कहां हूं। ये वही वाक्य है जिसने उनके उस समर्पण की पुष्टि की जो उन्होंने बिना किसी शर्त के किया था। लेकिन इन सब के बावजूद जब हालात बिगड़ने लगे और रिश्ते में दरार आई, तब न सिर्फ शेफाली का भरोसा टूटा बल्कि उनकी मेहनत, त्याग और निवेश की सारी संरचना भी बिखर गई। कहा जाता है कि तलाक या दूरी की नौबत आने से पहले ही उन्होंने लगभग 60% संपत्ति को पति के नाम कर दिया था या उसे कॉमन संपत्ति घोषित कर दिया था ताकि कोई भविष्य में उस पर दावा न कर सके। और यह सब उन्होंने बिना किसी नोटिस, कानूनी मदद या विवाद के किया, सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए। यही कारण है कि जब लोग पूछते हैं कि शेफाली ने कितना छोड़ा, तो जवाब केवल आंकड़ों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अपनी पहचान, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक स्थिरता तक दांव पर लगाई थी। एक ऐसे समय में जब हर कोई अपने लिए लड़ता है, शेफाली ने खुद को पीछे रखकर अपने पार्टनर को आगे रखा, और यही त्याग उनकी असली पूंजी थी जिसे आज कोई गिनती में नहीं ला सकता। शेफाली जरीवाला की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और निर्णायक हिस्सा तब शुरू हुआ जब त्याग और भरोसे की नींव पर खड़ा किया गया रिश्ता धीरे धीरे शक, दूरी और अंततः
टूटन में बदलने लगा। उस समय तक उन्होंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी संभाला और जो कुछ भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था, वो लगभग पूरी तरह अपने पति और रिश्ते के नाम कर चुकी थी। लेकिन जब रिश्ते में अनबन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले उन्हीं चीजों पर असर पड़ा जो शेफाली ने सबसे ज्यादा समर्पण के साथ छोड़ी थी। उनकी संपत्तियां, उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनका आत्मसम्मान। बात सिर्फ घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जो संपत्तियां उन्होंने पति के भरोसे या साथ में बनाई थीं, उनमें अब कानूनी अधिकार और हक की लड़ाई शुरू होने लगी। बताया जाता है कि शेफाली ने अपनी 4 फ्लैट्स, 2 कमर्शियल स्पेस और एक फार्म हाउस को संयुक्त स्वामित्व या गिफ्ट डीड के तहत ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जब रिश्तों में दरार आई तो उन्हीं दस्तावेजों की वजह से वे संपत्तियां उनके हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगी। करार तो दोनों के बीच आपसी सहमति का था, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आई तो शेफाली को यह एहसास हुआ कि भावनात्मक भरोसे से ज्यादा ताकतवर होता है लीगल डॉक्यूमेंट। एक वक्त ऐसा आया जब वो अपनी ही बनाई हुई जिंदगी की को ओनर नहीं रही और अब उन्हीं कमरों में उन्हें मेहमान की तरह रहना पड़ रहा था। कहा जाता है कि उनके पास कुल मिलाकर करीब 35 से 40 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी, जिसमें मुंबई और पुणे में स्थित प्रॉपर्टी, बैंक एफडीज, एसआईपीज, सोना और उनके नाम पर पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल थी, जिसका संचालन पूरी तरह उनके पति करते थे। जब विवाद बढ़ने लगा तब शेफाली ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई सोशल मीडिया स्टेटमेंट, बल्कि चुपचाप मुंबई के एक लॉ फर्म से संपर्क किया और उनसे सलाह ली कि क्या वो अपनी छोड़ी हुई संपत्तियों में से कुछ वापस पाने की हकदार है। जवाब मिला, हाँ, अगर वो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो। लेकिन शायद शेफाली अब थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ दिल से दिया था, अब दिमाग से वापसी करूं तो क्या बचेगा। इस दौरान उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों और परिवार से भी दूरी बना ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनका निजी संघर्ष सार्वजनिक बन जाए। लोग कहते हैं कि उन्होंने उस समय एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होकर न्यू स्टार्ट की कोशिश की थी, जो कि पहले उनका खुद का निवेश हुआ करता था, लेकिन अब उसे किराए पर लेकर दोबारा उसी में रह रही थी। सोचिए, एक महिला जिसने वो घर खरीदा, डिजाइन किया, सजाया, वो अब उसी जगह किराएदार बन चुकी थी। ये सिर्फ एक वित्तीय हानि नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। उनकी ज्वेलरी जो कभी इवेंट्स में चमका करती थी, अब लॉकर में कैद थी और कुछ तो कोर्ट केस के चलते जब्त भी की गई थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी आया कि शेफाली ने तलाक या अलगाव के दौरान कोई एलिमनी नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं, आत्मसंतोष चाहिए था। एक वक्त पर उन्होंने कहा था, मैंने जो दिया वो सौदा नहीं था, वो मेरा प्यार था, अब उसमें हिसाब जोड़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये भी सच है कि उसी प्यार की कीमत आज करोड़ों में आंकी जा सकती है। उन्होंने अपने पति के लिए जो छोड़ा वो सिर्फ घर, गहने और बैंक अकाउंट नहीं था, वो थी एक पूरी लाइफस्टाइल, एक पूरा बिजनेस नेटवर्क और एक उज्जवल भविष्य जिसे वो साझा करना चाहती थी। पार्ट 4 इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि जब एक औरत किसी रिश्ते में सब कुछ दे देती है तो उसका नुकसान सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि पहचान से भी होता है। शेफाली जरीवाला ने जो छोड़ा उसकी कीमत कागजों पर भले ही 40 से 50 करोड़ हो, लेकिन असल कीमत उनकी खामोशी, उनका टूटता भरोसा और अधूरी रह गई उम्मीदें हैं, जिन्हें आज तक कोई इंसान या अदालत नहीं आंक सकी। शेफाली जरीवाला की जिंदगी का वो अध्याय जहां उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़कर खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, दरअसल वही उनकी असली ताकत की पहचान बन गया। उन्होंने भले ही दौलत, मकान, गहने और बैंक बैलेंस खो दिया हो, लेकिन उन्होंने जो सबसे कीमती चीज वापस पाई वो थी उनकी आत्मशक्ति। एक दौर था जब लोग उन्हें सिर्फ कांटा लगा गर्ल कहकर याद करते थे, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने खुद को उस टैग से बाहर निकालकर एक महिला, एक इंसान और एक फीनिक्स की तरह पेश किया, जो राख से दोबारा उड़ान भरता है। तलाक, संपत्ति विवाद, निजी अपमान और सामाजिक सवालों के बीच भी शेफाली ने कभी मीडिया के सामने रोकर सहानुभूति नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार और चुप्पी से अपनी गरिमा को बचाए रखा। कहा जाता है कि जब सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की कानूनी कड़ियां उनके हाथों से फिसलती गईं, तब उन्होंने अपने नाम एक नया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया, जिसमें छोटे पैमाने पर फैशन, वेलनेस और डिजिटल ब्रांड से जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। वो अब एक ऐसी महिला बन गई थीं जो ना तो अतीत के बोझ तले दबी हुई थीं और ना ही दूसरों से बदला लेने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उन्होंने कमबैक का रास्ता चुना, जो शब्दों से नहीं कर्मों से दिखा।
उन्होंने दोबारा ब्रांड एंडोर्समेंट किए, छोटे बजट की वेब सीरीज में काम किया और खुद को एक डिजिटल सेलिब्रिटी की नई छवि में ढाला। धीरे धीरे लोग उन्हें फिर से पहचानने लगे, लेकिन इस बार उनके पीछे शादीशुदा जीवन या पारिवारिक बंधन की पहचान नहीं थी, बल्कि एक इंडिपेंडेंट आइकन की छवि थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी छोड़ी हुई संपत्तियों को लेकर कानूनी लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ प्रॉपर्टी अब भी उन कंपनियों के नाम दर्ज हैं जिनमें शेफाली ने अपने शुरुआती करियर में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब उन पर मालिकाना हक पूरी तरह उनके पति के पास है। कहा जाता है कि कुछ मामलों में उन्होंने कोई दावा दायर ही नहीं किया और बस एक सिंपल लाइन में अपने वकील से कहा, मैंने दिल से दिया था, कोर्ट से नहीं लूंगी वापस। इस फैसले को लेकर उनके कई दोस्तों और करीबी लोगों ने नाराजगी जताई, लेकिन शेफाली की सोच साफ थी। वो अब अपने जीवन में उन लोगों और चीजों को नहीं रखना चाहती थी जिनसे जुड़ा हर पल उन्हें उनके पुराने दर्द की याद दिलाए। उन्होंने नया घर खरीदा, छोटा लेकिन अपना, नया बिजनेस शुरू किया, धीमा लेकिन भरोसेमंद, और नई पहचान बनाई, शांत लेकिन आत्मनिर्भर। उन्होंने अपने अनुभवों को डायरी में लिखना शुरू किया, जो बाद में अनफिल्टर्ड शेफाली नामक डिजिटल ब्लॉग में बदल गया, जहां वो बिना किसी डर या ग्लैमर के अपनी जिंदगी की असलियत को साझा करती है। आज भले ही उनके पास वो करोड़ों की संपत्ति नहीं है जो उन्होंने एक रिश्ते के नाम छोड़ी थी, लेकिन उनके पास वो अनुभव हैं जो लाखों महिलाओं को रास्ता दिखा सकते हैं। उन्होंने कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं जताया, क्योंकि उनके लिए हर त्याग एक सबक था और हर नुकसान एक नई संभावना की शुरुआत। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। शेफाली की कहानी अब सिर्फ एक औरत का नुकसान नहीं, बल्कि एक इंसान की रीबिल्डिंग की मिसाल है, जो दिखाती है कि जिंदगी कभी भी सिर्फ पैसों से नहीं चलती, बल्कि आत्मसम्मान, हिम्मत और आत्मनिर्भरता से दोबारा शुरू की जा सकती है। पार्ट 5 इस पूरे सफर का अंतिम बट सबसे गहरा पहलू सामने रखता है कि कभी अपनी दौलत के लिए पहचानी जाने वाली औरत ने अंत में वही चीज सबसे ज्यादा त्याग दी, लेकिन बदले में जो पाया वो किसी भी कोर्ट, कैश या कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मापा जा सकता। शेफाली जरीवाला की यह कहानी हमें सिर्फ इस बात का एहसास नहीं कराती कि एक महिला ने कितनी दौलत छोड़ी, बल्कि ये बताती है कि उसने बदले में क्या पाया। उसने अपनी पहचान फिर से बनाई, एक ऐसी पहचान जो अब किसी पति, रिश्ते या बैंक बैलेंस से नहीं जुड़ी, बल्कि उसके आत्मसम्मान, संघर्ष और खुद के प्रति सच्चाई से जुड़ी हुई है। वो औरत जो कभी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन थी, आज भले एक छोटे घर में रहती हो, लेकिन वो हर उस महिला के लिए मिसाल है जो अपने जीवन में अधूरी लड़ाइयां लड़ रही है, चुप्पी में टूट रही है या फिर सवालों से घिरी हुई है। शेफाली ने हमें सिखाया कि असली विरासत वो नहीं होती जो कागजों पर लिखी जाए, बल्कि वो होती है जो इंसान अपनी आत्मा में छोड़ कर जाता है। और उनके जैसे लोगों की कहानी ही एक दिन इतिहास बनती है। अगर आपके दिल को भी शेफाली की ये यात्रा छू गई हो, तो इस कहानी को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कहीं किसी को ये रास्ता दिखा दे कि छोड़ देने में भी एक तरह की जीत होती है। जय हिंद, जय भारत।